हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम। वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोस। सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर। दोस्तों आज 2 जुलाई देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, whether it is a UPSC, PCS, EPFO, NDA, SSC, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आप आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनियन। अभी एक न्यूज़ में सीनियर डिप्लोमेट है इंदिरा मणि पांडे। ये दोस्तों अभी इनको अपॉइंटमेंट की बात चली है। नेक्स्ट एम्बेसडर एंड द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की इनकी बात चली है एज ए एम्बेसडर। क्लियर। तो दोस्तों देखते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन क्या है। इज द इंडियाज फॉरमोस्ट डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया क्या करती है, यूनाइटेड नेशन में इसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। तो इसको एक UN एम्बेसडर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्या होते हैं, ये हेड होते हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, जो है कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन के लिए। क्लियर। और कहाँ पर है ये दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में। क्लियर। अभी फिलहाल में जो करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों, इनका नाम है TS त्रिमूर्ति। क्लियर। तो अभी फिलहाल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है इंदिरा मणि पांडे। तो ये नेक्स्ट एम्बेसडर होने वाले हैं। अब देख लेते हैं कब फॉर्म्ड हुई थी बॉडी। ये 1945 में हुई थी। क्लियर। तो चलिए यूनाइटेड नेशन का देख लेते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पज क्या है, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, शांति और सुरक्षा के लिए ये काम करती है। क्लियर। और फ्रेंडली रिलेशन हो बिटवीन द नेशन। क्लियर। अमंग द नेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, सेंटर फॉर द हार्मोनाइजिंग एक्शन ऑफ द नेशन। क्लियर। तो एक ये क्या काम करती है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है। क्लियर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, याद रखना आ जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA में। क्लियर। और जो अडॉप्ट हुआ था ये यूनाइटेड नेशन, ये हुआ था दोस्तों 25 जून 1945 में हुआ था। और जो इफेक्ट में जो फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 में आया था। क्लियर। तो एडॉप्शन अलग हो गया, फोर्स अलग हो गया। क्लियर। तो डेट अलग अलग है। तो 25 जून को एडॉप्ट हुआ था और 24 अक्टूबर को ये फोर्स में आया था। क्लियर। और जो कितने मेंबर हैं इसके यूनाइटेड नेशन के, 193 कंट्रीज हैं। क्लियर। चलिए एक न्यूज़ है, अभी रिसेंट में बोला जा रहा है कि एट द टाइम्स ऑफ द कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है उसमें RCF ने कमी नहीं होने दी है। किसकी दोस्तों, फर्टिलाइजर की। क्लियर। तो RCF है क्या, RCF है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक कंपनी है। तो ठीक है, तो ये न्यूज़ में कि कोई भी किसी भी फर्टिलाइजर की कमी होने नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्लियर। देखते अभी नीचे देखेंगे क्या है इसका मतलब। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आती है। क्लियर। ठीक है, RCF। और किस में काम करती है, ठीक है, ये एक फार्मिंग सेक्टर में वर्क करती है। क्लियर। तो अब देख लेते हैं CPSE है क्या, सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। वो कंपनीज होती हैं दोस्तों जो डायरेक्ट होल्ड करती हैं किसके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, या फिर उसका 51% या उससे ज्यादा, ठीक है, शेयर हो, तो वो कहलाती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो RCF क्या है, CPSE कंपनी है। क्लियर। अभी देखिए फिलहाल में न्यूज़ है कि जो 500 इंडियन फॉर्च्यून कंपनी में से इसका जो नंबर आया, रैंक आई है दोस्तों RCF की 191 से 2018 में थी, अब होकर कितनी घट गई, 155 इसकी रैंक हो गई। क्लियर। 2019 में। क्लियर। तो ये इसका काम क्या दोस्तों, ये बनाता है आपका, ये कंपनी बनाती है उज्ज्वल यूरिया। जो भी ठीक है खेती बाड़ी करते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, उज्ज्वल यूरिया एक सुफाला, ठीक है, 2 तरीके का प्रोडक्ट बनाती है। क्लियर। और जो खरीफ सीजन में यूज किया जाता है ये फर्टिलाइजर। क्लियर। जो गर्मी की जो फसल होती है, धान वगैरह। तो देख लेते हैं उज्ज्वल यूरिया क्या है। क्लियर। जब इसका जिक्र हो गया तो पढ़ लेते हैं क्या है उज्ज्वल, ठीक है, यूरिया। तो उज्ज्वल नीम कोटेड यूरिया बोला जाता है इसको। ये केमिकल फर्टिलाइजर है और इसमें जो 46% नाइट्रोजन होता है। क्लियर। नाइट्रोजन होता है 46%। और ये 100% सोल्यूबल ऑफ वाटर में 100% घुल जाती है। और किसी भी टाइप की सॉइल हो या क्रॉप हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर। और ये बोने के टाइम पे, ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे, और स्प्रे भी इसको कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्प्रे किया जा रहा है। क्लियर।
और ये हर तरीके की क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप के लिए यूज किया जाता है उज्जवल यूरिया। क्लियर, एक वाइट कलर का होता है ये, ठीक है, पैक्ड। अब आया सुफाला। क्या होता है सुफाला दोस्तों? ये भी फर्टिलाइजर है। ये जो 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 ठीक है रूट जोन में यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए बेसल डोज एट टाइम ऑफ द प्लांटिंग। जैसे प्लांट करते हैं पौधों को तो उसको रूट में लगाया जाता है, जड़ में। क्लियर, तो इसका जो रेशियो है फर्टिलाइजर का एनपीके का, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तो एनपीके होता है, तो इसका रेशियो है दोस्तों इसका है 15-15-15। क्लियर, तो इसका रेशियो हो गया। और अगर टोमेटो की क्रॉप है तो इसका रेशियो एनपीके का सुफाला का लिया जाता है 20-20-0, मतलब 20 आपका हो गया रेशियो नाइट्रोजन का, 20 फास्फोरस का, ठीक है, और 0% पोटेशियम का। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं आरसीएफ के बारे में, जान लेते हैं क्या है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। क्लियर, ये इसका लोगो है। तो ये दोस्तों क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्लियर, और ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, 4th ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फर्टिलाइजर, मतलब इंडिया में 4थे नंबर पर है फर्टिलाइजर को, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर, तो याद रखना। अब देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग क्या होती है। क्लियर, तो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है दोस्तों, ठीक है, पीएसयू बोलते हैं। और ये जो है दोस्तों दीज कंपनीज आर ओन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहती है या फिर किसी भी स्टेट के अंडर में होती है। क्लियर, और मेजोरिटी किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। क्लियर, जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये उसी तरीके का होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको पीएसयू बोलते हैं। अभी एक फिलहाल में न्यूज है कि 9 इंडिविजुअल एसोसिएटेड खालिस्तान या खालिस्तान मूवमेंट है, ठीक है, उसमें 9 इंडिविजुअल जो एसोसिएट है उनको अभी क्या गया है, टेररिस्ट घोषित किया गया। और कौन से एक्ट के तहत, होम मिनिस्टर ने किया है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द यूएपीए एक्ट। ठीक है, इसको पढ़ देखते हैं क्या है यूएपीए एक्ट। क्लियर, तो इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। क्लियर, तो ये अभी इन 3 लीडर का नाम है, जैसे बाजवा सिंह बब्बर। क्लियर, तो ये की लीडर हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लीडर हैं, और लखवीर सिंह। क्लियर, ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे। और रंजीत सिंह जो है ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के लीडर हैं। क्लियर, तो 3 तो ये हैं, बाकी इनके साथ में 6 लोगों को और, ठीक है, घोषित किया, टेररिस्ट घोषित किया गया। अभी पीछे आपने देखा होगा सितंबर लास्ट ईयर में 4 को और घोषित किया गया था। ठीक है, टेररिस्ट घोषित किया गया था। क्या नाम था उनका, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, क्लियर, जकीउर रहमान, ठीक है, और दाऊद इब्राहिम। तो ये कौन से एक्ट के तहत घोषित करते हैं, जो एक एक्ट था दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है, इस एक्ट के तहत घोषित करते हैं। पहले जो एक्ट था दोस्तों ये था खाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्वॉल्व है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करते थे। मगर अभी फिलहाल में इसको क्या अमेंड किया है, अगर कोई इंडिविजुअल अलग से ही टेरर एक्टिविटी में पाया जाता है तो ठीक है, तो इंडिविजुअली उसको टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। क्लियर, तो ये अभी अमेंड किया था यूएपीए एक्ट में। क्लियर, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का था, इसमें अमेंड किया है। क्लियर, चलिए अगला एक, ठीक है, एक्सेलरेट विज्ञान। क्लियर, एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एक्सेलरेट विज्ञान। क्लियर, तो दोस्तों एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, काम होगा, तो इसके लिए एक आपका सिंगल प्लेटफॉर्म ये दिया गया है इस स्कीम के तहत। क्लियर, तो देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मोर थ्रस्ट ऑन द इंक्रीजिंग द हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में कितना वर्क करेगी। क्लियर, और ठीक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, एबी में मतलब एक्सेलरेट विज्ञान में इसका पहला कंपोनेंट है अभ्यास प्रोग्राम। क्लियर, और ये ऑलरेडी पहले से इसका एप्लीकेशन निकाल दिया गया है और ये विंटर सेशन के लिए निकाला गया है। ठीक है, अभ्यास प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो दोस्तों इसका है अटेम्प्ट टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर, इन द कंट्री, और किसके लिए दोस्तों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं किसके लिए, डेवलपिंग दियर रिसर्च स्किल, जो भी उनकी रिसर्च स्किल है इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, जो भी उनके फील्ड में वर्क कर रहे हैं। क्लियर, वो इसमें सीधा इसमें, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभ्यास प्रोग्राम में। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट और इसमें डिवाइड किया गया है। पहला है तुम्हारा कार्यशाला, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा वृत्तिका। तो कार्यशाला किसके लिए है, ये वर्कशॉप प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, हाई लेवल की वर्कशॉप कराएगा, और जो वृत्तिका है ये रिसर्च इंटर्नशिप कराएगा। क्लियर,
अब देखिए अगला इसका कंपोनेंट देख लेते हैं। एक कंपोनेंट तो अभ्यास प्रोग्राम हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया सम्मोहन प्रोग्राम। क्लियर, इसका मतलब होता है गेट टुगेदर। तो इसे भी और ठीक है बांटा गया है, ठीक है कंपोनेंट में। तो ये तुम्हारा स्योंजिका और संगोष्ठी, ठीक है, दो कंपोनेंट और बांटा गया। तो स्योंजिका कंपोनेंट क्या है दोस्तों, ये भी ओपन एंडेड प्रोग्राम है, ठीक है। इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, ओपन फील्ड है, ठीक है। और फंडिंग जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी फंडिंग करती है, ठीक है, वो इसको फंड कर सकती हैं। क्लियर। और संगोष्ठी क्या है, पहले से ही प्रोग्राम चलाया जा चुका है, ठीक है, किसके द्वारा, SERV। देखिए SRV का SERV है क्या, क्लियर। और ये प्रोग्राम भी किसने लॉन्च किया दोस्तों, एसलेट विज्ञान, SERV। इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये एक बोर्ड है। क्लियर। तो चलिए इस बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, ये इसका लोगो है। तो दोस्तों क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इधर देखिए दोबारा आ गया स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्टैट्यूटरी और ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर। तो ये स्टैट्यूटरी जो होती है ये बनती है बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को जब भी जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो बाय द पार्लियामेंट इसको बना सकता है। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये किसी भी आर्टिकल के तहत होती है, जैसे मैंने बताया फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, और इसका जिक्र हुआ था 280 आर्टिकल के तहत बनी है, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी ध्यान रखना बाय द ये कैसे बनती है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। तो देखिए कौन से एक्ट, अब देखिए एक्ट के तहत बनी है, तो कौन सा एक्ट था, वो एक्ट था दोस्तों, वो एक्ट था SERV एक्ट 2008, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008। ये तो एक्ट है, मगर फोर्स में कब आया दोस्तों, स्टेब्लिश्ड कब हुआ 2009 में, याद रखना, ठीक है। एक्ट तो 2008 का था, ठीक है, मगर जो फोर्स में आया है वो 2009 में फोर्स में आया। क्लियर। जो बोर्ड है इसको चेयर कौन करता है, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, वो उनको चेयर करते हैं। और इसके साथ में अदर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होते हैं, ठीक है, एमिनेंस साइंटिस्ट भी होते हैं। क्लियर। तो ये इसके सब मेंबर हो गए। तो इसका पर्पज क्या है इस बोर्ड का दोस्तों, प्रमोटिंग द बेसिक रिसर्च, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में बेसिक रिसर्च के लिए इसका पर्पज है क्या, R&D लेबोरेटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के लिए। क्लियर। और फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, कोई भी, ठीक है, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराता है अगर कोई भी रिसर्च प्रोग्राम है। क्लियर। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में। क्लियर, ध्यान रखना। और अभी फिलहाल में सेक्रेटरी कौन है, प्रोफेसर संदीप वर्मा, ये इसका लोगो है दोस्तों, ठीक। अगला एक न्यूज है कि अभी मिनिस्ट्री ने रिकंस्टिट्यूट किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी, एक CGA है सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसको रिकंस्टिट्यूट किया, मतलब और इसमें मेंबर इंक्लूड किए हैं। क्लियर। तो वो कौन कौन से मेंबर हैं, वो मेंबर लिए गए हैं दोस्तों, एक्सपर्ट फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली और मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट। क्लियर। अब देख लेते कौन है ये है दोस्तों PSN राव। क्लियर। तो ये कहाँ से है, तुम्हारे डायरेक्टर है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डायरेक्टर है, इनको लिया गया। और दोस्तों एक जो सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट है CSIR बेस, तुम्हारा सेंट्रल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये बॉडी है, ठीक है, इसमें साइंटिस्ट हैं, तो ये लिया गया। इनका नाम है कार्तिकेयन वासुदेवन, ठीक है, इन दो को अभी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। अब देख लेते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या। क्लियर। CGA की जब बात हो गई इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही न्यूज, ठीक है, इसके ये न्यूज में उठ जाते हैं। क्लियर। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या है, कब, ठीक है, कब फॉर्म्ड हुई थी, कौन से एक्ट के तहत बनी थी। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। तो ये बॉडी है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट जू, ठीक है, जू के बारे में पूरा ओवरसाइट करती है। और एफिलेटेड किससे है दोस्तों, ध्यान रखना, एफिलेटेड है ये वाजा, ध्यान रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड ठीक है एक्वेरियम्स। क्लियर। तो इसकी क्या है, इससे एफिलिएशन है ये, तो इंटरनेशनल बॉडी है, इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और जो ये दोस्तों CGA बना है, मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये किस ठीक है सेक्शन के तहत बना है, ये बना है आपका 38A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है, 1972 में आया था। तो इसके 38 सेक्शन A के तहत ये आपका CGA बना, सेंट्रल जू अथॉरिटी बना। क्लियर। तो इसमें जो है, जो बॉडी में कौन कौन कंसिस्ट करता है, तो एक चेयरमैन होते हैं, 10 मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। क्लियर। और एक देखो इसका एक रूल भी है जिसका नाम है द रिकॉग्निशन जू रूल 1992। सीधी डेट आ जाती है दोस्तों, कब, कौन सा रूल है ये, 1992 में आया था, ठीक है, रिकॉग्निशन जू रूल। क्लियर।
और इसका काम क्या है दोस्तों, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है अंडर विच द एनिमल में बी ट्रांसफर्ड, एनिमल को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कराता है, ठीक, गाइडलाइंस कहाँ पर, नेशनली और इंटरनेशनली, जैसे सिचुएशन है, ठीक है, नेशनली और इंटरनेशनली ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स को। तो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है, क्लियर। अब देख लेते हैं वाजा क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्रोनिम्स क्या है, क्लियर। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये किसकी है, ये वर्ल्ड जू एंड एक्रोनिम कम्युनिटी की है, क्लियर। इसका पहले जो नाम था IUDZG, क्लियर, क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जूलॉजिकल गार्डन। इसका पहला नाम ये था, वो कब फाउंड की थी, 1935 में हुई थी, ठीक है, वेसल स्विट्जरलैंड में हुई थी, क्लियर। अब फिर इसका 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया था, इसका नाम रख दिया था वाजा, क्लियर, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जॉन एक्रोनिम्स, क्लियर। और अभी फिलहाल में कहाँ लोकेटेड है, बार्सिलोना स्पेन में लोकेटेड है, क्लियर। तो ये देख लीजिए, इसके पिक्चर है ये। LPG बिजनेस इन बांग्लादेश, अभी न्यूज में अभी क्या हुआ है दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट, ठीक है, किया है, फॉर्मेशन ऑफ द LPG बिजनेस इन बांग्लादेश, जिसका 50-50 ज्वाइंट वेंचर है, क्लियर। तो देख लीजिए बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये नेपाल हो गया, ये भूटान है, और ये अपना ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, क्लियर। ये अपना यहाँ से इंडिया हो गया, ये वाला पार्ट इंडिया का हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, क्लियर, और ये म्यांमार हो गया। तो यहाँ पर बांग्लादेश है, क्लियर, नॉर्थ ईस्ट और ये वाले पोर्शन के बीच में। तो एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ, एक दुबई की कंपनी है IOC मिडिल ईस्ट FZE, ठीक है, और IOC अपनी इंडियन ऑयल, ठीक है, कॉर्पोरेशन इंडिया की कंपनी है, और RR होल्डिंग्स लिमिटेड ये UAE की है, और बैक्समिको, ठीक है, ये बांग्लादेश की कंपनी, इनमें आपस में ज्वाइंट वेंचर हुआ है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जो इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये नेवर फर्स्ट पॉलिसी, जो इंडिया की नेवर फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, तो ये उसके लिए इंप्लीमेंट हो सकती है, क्लियर। तो देखिए एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, काफ़ी फिलहाल में काफ़ी जो इंडिया और बांग्लादेश में एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, क्लियर। और जो इसका आगे जो प्लान है दोस्तों, डाइवर्सिफाई करने का LPG कहाँ पर एक्सपोर्ट करने का प्लान है, कौन से, नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट एरिया ये वाला एरिया है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे इसका, ठीक है, एक्सपोर्ट करने का प्लान है बांग्लादेश का। तो विन विन सिचुएशन बता रहे हैं, दोनों के लिए फायदे हैं, ठीक है, बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्लियर। तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगला यार, अभी इन्वेस्टमेंट की बात चलिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसमें, जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, तो इसकी बात चलिए देख लेते हैं। तो अभी 151 मॉडर्न ट्रेन बनाने की बात चल रही है, ठीक है, बाय द PPP, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और 12 क्लस्टर बनाने की बात चली इंडियन रेलवे नेटवर्क में, क्लियर। तो जो मिनिमम कितने कोचेज होंगे ट्रेन में दोस्तों, 16 कोचेज बनाए जाएंगे, क्लियर। और जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट रहेगा 30,000 करोड़ का रहेगा, और ये फर्स्ट इनिशिएटिव बताया जा रहा है, ठीक है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्लियर, पैसेंजर ट्रेन के लिए। अब देखिए जो इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है ट्रेन की 160 किलोमीटर प्रति घंटा आवर बताई जा रही है, क्लियर। और जो इसका क्या होगा, ये रिडक्शन इन द जर्नी टाइम, तो जर्नी के टाइम में क्या करेगा दोस्तों, ये टाइम रिड्यूस करेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनिशिएटिव का, ठीक है, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेन में डाली जाए, क्लियर, और जो टाइम को कम किया जाए, ठीक है, और इनहेंस द सेफ्टी, क्या क्या सेफ्टी मेजर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मॉडर्न ट्रेन बनाई जा रही है, और बाकी इसका कंसेशन पीरियड बताया जा रहा है 35 ईयर्स का, क्लियर। और जो ऑपरेट करेगा इस ट्रेन को दोस्तों कौन करेगा, ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ इंडियन रेलवे, क्लियर। तो देख लीजिए। अगला देखिए, हाँ कल वीडियो बनाया था, लास्ट में टर्मिनेट हो गया था ऑटोमेटिकली, तो ये मैं ठीक है इस बार लेक्चर में डाल दिया है। तो इसकी बात चली थी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है ये, ठीक है, काफी न्यूज में रहता है। तो गल्फ कोऑपरेशन का मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ बोला जाता है, ये पर्शियन गल्फ बोला जाता है। तो यहाँ से जो इस पर्शियन गल्फ से जो कंट्री अटैच हो रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बट किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, इराक को छोड़कर, ये इराक हो गया, क्लियर। देखिए ये भी टच कर रहा, इसको छोड़कर जो भी इस पर्शियन गल्फ को टच करे कंट्री, वो उसको बोला जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो 6 कंट्री है दोस्तों, ओमान, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ठीक है, UAE, क्लियर। तो ये 6 कंट्री हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और
यूएई, ठीक है, इसके अंडर में आती हैं और ये रियाद में इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। तो इसका पर्पस क्या है दोस्तों, ये इस्लामिक कल्चर, ठीक है, ये इस्लामिक कल्चर को कैसे इंप्रूव करें इन द सेंस ऑफ द पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल और ठीक है सिचुएशन के द्वारा। क्लियर। तो ये देखिए इसका फ्लैग हो गया और ये इसका लोगो हो गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड करेक्ट। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिंक, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आप ठीक है वीडियो देखेंगे तो नीचे लिंक दिया गया होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पूरी PDF आपको यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को, ठीक है दोस्तों, दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर।